Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the channel of BioKids. And today we are going to discuss topic number 4, that is cell wall, from the chapter number 3, cell and organelles. आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सेल वॉल के हवाले से है, बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में हमने एनिमल प्लांट सेल का डिफरेंस देखा था. सो आज हमने एनिमल और प्लांट सेल के हवाले से जब एक फर्दर एडवांसमेंट की तरफ जाना है तो हम सबसे पहले सेल वॉल को देखेंगे, जो आउटर बाउंड्री है या एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर आती है. क्योंकि जो सेल के बाहर है, सेल की जो डेफिनेशन थी कि उसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म. तो ये उन तीनों से थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक सेल्स के अंदर ही प्रेज़ेंट होती है, ठीक है? सो सबसे पहले हम अपने लेक्चर का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल हैव टू डिस्कस ईच ऑफ द पॉइंट इन डिटेल इंशाल्लाह ताला. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. हम अपना जो लेक्चर है ना, उसकी आउटलाइन को सबसे पहले हेडिंग्स को देख लेते हैं. इन हेडिंग्स में हमने इस टॉपिक को जो है वो कैटेगराइज करना है, ताकि हमें अगर इन केस एनुअल पेपर में इसका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट स्पीच में से काफ़ी सारे बनते हैं, तो उस हवाले से आपको फिर आसानी होगी. तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखनी है, देन उसके बाद अक्रेंस, साथ ही हम कंपोजिशन देख लेंगे कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है और क्या इसकी कंपोजिशन है, और प्रोटोप्लास्ट के ये क्या टर्म है. फिर हम डायटम्स की सेल वॉल और प्लांट सेल वॉल को डिटेल में हम देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर, कि प्राइमरी सेल वॉल क्या है, मिडिल लैमेला क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, प्लाज्मोडेस्माटा, व्हाट इज अबाउट प्लाज्मोडेस्माटा. एंड देन वी विल हैव टू डिस्कस द डायग्राम, जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन होंगी. और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला फंक्शन ऑफ प्लांट सेल वॉल के हवाले से भी डिस्कस करेंगे और अपने टॉपिक को समराइज़ करेंगे. एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो क्वेश्चन आता है एनुअल में, वो सेल वॉल के हवाले से भी आ सकता है, तो आपको सेम यही टॉपिक इसी वे में कंटिन्यू करना पड़ेगा. और इन केस अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है राइट अ नोट ऑन प्लांट सेल वॉल, तो फिर आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने प्रोटोप्लास्ट लिखना है, फिर आपने प्लांट सेल वॉल को डिटेल में लिखना है. यानी आपने सिर्फ और सिर्फ स्किप करना है तो हेडिंग नंबर 2 अकरेंस और कंपोजिशन को, और हेडिंग नंबर 4 डायटम सेल वॉल. ये दो चीज़ें आप स्किप कर देंगे, बाकी सेम आपने जो है ना टॉपिक को लिखना है. क्योंकि आप प्लांट सेल वॉल की डिटेल लिख रहे हैं, तो फिर आप डेफिनेशन, प्रोटोप्लास्ट और फिर उसके बाद प्लांट सेल वॉल की डिटेल में स्ट्रक्चर और फंक्शन की तरफ जाएंगे. That was about the overview of the lecture, and now we will have to discuss each of these points in detail. तो आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ताकि आप बुक के ऊपर ये हेडिंग्स मेंशन कर लेंगे तो आपको टॉपिक प्रिपेयर करने में आसानी होगी. अच्छा जी, अब आ गए हम अपनी बुक के ऊपर, जहाँ पे हमारे पास सामने स्क्रीन पर सेल वॉल का जो टॉपिक है वो मेंशन है. सबसे पहले बेटा आपको एक चीज़ मैं अगेन रिवाइज़ करा लूँ. जब हमने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात की थी, यानी हमने प्रीवियस लेक्चर में एनिमल प्लांट सेल के डिफरेंस वाले में भी बात की है कि हमारे पास क्या होता है कि 3 स्ट्रक्चर हैं. आउटर मोस्ट को आप नाम देते हैं कि वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की. इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, दैट कंटेन्स मल्टीपल ऑर्गेनेलीज इन केस ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल. और सेंटर में जो होती है ना, वो मौजूद होता है न्यूक्लियस, ठीक है. तो ये हम एनिमल और प्लांट सेल के हवाले से, यानी यूकैरियोटिक सेल के हवाले से बात कर रहे थे. अब क्योंकि हम यूकैरियोटिक सेल को ही डिटेल में आगे डिस्कस कर रहे हैं, हमारे सारे ऑर्गेनेलीज जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट होते हैं. सो इसलिए हमें ये चीज़ क्लियर रखना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है कि ये तो 3 स्ट्रक्चर हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये बेसिक स्ट्रक्चर हैं एक यूकैरियोटिक सेल का, चाहे वो एनिमल सेल है या प्लांट सेल है. लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जिनके बाहर एक एडिशनल स्ट्रक्चर भी मौजूद होता है. इस एडिशनल स्ट्रक्चर को आप नाम देते हैं सेल वॉल का. तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इसको, और एक्स्ट्रा सेलुलर बाउंड्री भी कहा जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटेक्शन भी कहा जाता है सेल वॉल को. ये 3 तरह के जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो यूज़ की जाती हैं सेल वॉल के लिए, ठीक है. मैं रिपीट कर देती हूँ: एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेलुलर बाउंड्री एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल भी कंसिडर किया जाता है, वॉल भी कंसिडर किया जाता है इसको. तो इस चीज़ को हम आगे डिटेल में देखेंगे. सो ये थोड़ा-सा ओवरव्यू उन्होंने इसी हवाले से लिखा है कि अगर आप बेसिक सेल की बात करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस 2 तरह के सेल हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, जिसमें प्रोकैरियोट्स में सारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आते हैं. यूग्लिन एल्गी इसकी बेस्ट एग्जांपल हैं, यीस्ट एग्जांपल में आती हैं. और मल्टी सेलुलर में यूकैरियोट्स आते हैं. यूकैरियोट्स जो हैं वो एनिमल प्लांट ऑर्गेनिजम्स हैं. सो ये एक प्रीवियसली एक बात है जो आपको ऑलरेडी पता है, और लेकिन हमने फिर भी एक हवाले से इसको देख लिया है, ठीक है. फिर उसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ अबाउट सेल वॉल.
तो यहाँ पे सेल वॉल का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है। जैसे पहली हेडिंग हमारी डेफिनेशन की है, वो आपकी बुक के ऊपर मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। सो डेफिनेशन ऑफ सेल वॉल विल बी the rigid, non-living outer protective layer present external to plasma membrane is called cell wall. The rigid, non-living outer protective layer present external to cell wall, sorry, the rigid, non-living outer protective layer present external to plasma membrane is called cell wall. वो हमारे पास डेफिनेशन हो जाएगी सेल वॉल की। और इसके बाद नेक्स्ट आप एक लाइन लिखेंगे कि सेल वॉल जो होती है ये मोर और लेस रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि सेल को सराउंड करता है। फिर हम इसकी अकरेंस और कंपोजिशन, जो सेकंड लाइन आपको नज़र आ रही है, इस पे हमारी सेकंड हेडिंग बनती है अकरेंस और कंपोजिशन की। इसमें बेटा मैं आपको ये एक्सप्लेन करने से पहले एक और चीज़ यहाँ बता दूँ कि हमारे पास एक जो येलो बॉक्स है ना, इसमें भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल और उनकी कंपोजिशन को बताए गए। सो आपने जो अकरेंस और कंपोजिशन की हेडिंग इसके साथ लिखनी है, उसमें आप ये सारे ऑर्गेनेलीज लिखेंगे, सॉरी सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखेंगे जो ऊपर पहली लाइन में मौजूद थे, जो यहाँ पे मौजूद हैं, ताकि आपकी इस टॉपिक का जो डाटा है अकरेंस एंड कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, तो वो एक तरह से कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या बात करते हैं कि जो सेल वॉल होती है, नंबर वन, वो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर और वहाँ पर इसकी कंपोजिशन होती है सेलुलोज। नंबर टू, ये प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, यानी हम बात करें हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की, वहाँ पर इसकी कंपोजिशन होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन, या जिसको म्यूरिन का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकिन और म्यूरिन, MUREIN, म्यूरिन हम बात करती हैं कि ये जो है इसकी कंपोजिशन होती है इन केस ऑफ आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। इसी तरह फंजाई के अंदर जो है इसकी कंपोजिशन हो जाती है काइटिन, एल्गी के अंदर इसकी कंपोजिशन हो जाती है सेलुलोज एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, और इसके अलावा आर्कियोबैक्टीरिया में इसकी कंपोजिशन है पेप्टाइडोग्लाइकिन एंड प्रोटीन। यानी यहाँ पे जो ये सारे पॉइंट्स हैं कि ये ग्लाइकोप्रोटीन आपको नजर आई है, काइटिन नजर आई है प्रोकैरियोट्स में, साइनोबैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में हमने कहा पेप्टाइडोग्लाइकिन म्यूरिन है, आर्कियोबैक्टीरिया में हमने कहा कि पॉलीसैकेराइड्स हैं बट नो पेप्टाइडोग्लाइकिन, यानी पॉलीसैकेराइड्स विद प्रोटीन्स अदर देन पेप्टाइडोग्लाइकिन हमारे पास आएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है बेटा कि पॉलीसेकेराइड्स में हमारे पास सेलुलोज है, काइटिन है, और इसके अलावा पैक्टिन होती है, हेमीसेलुलोज आता है और पेप्टाइडोग्लाइकिन भी आती है। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि आर्कियोबैक्टीरिया में पॉलीसेकेराइड की कोई भी वैरायटी हो सकती है, डिफरेंट टाइप की, क्योंकि बैक्टीरिया आर्कियोबैक्टीरिया इनमें वैरायटी ज़्यादा है, तो हर एक के अंदर एक खास किस्म की पेप्टाइडोग्लाइकिन, सॉरी एक खास किस्म की पॉलीसेकेराइड होगी, बट देयर इज़ नो पेप्टाइडोग्लाइकिन। इस बात को ख्याल रखना है, इस बात को क्लियर रखना है अपने माइंड में। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं, दो पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए डेफिनेशन के हवाले से, फिर अकरेंस कंपोजिशन भी हमने देख ली है। बेटा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अकरेंस कंपोजिशन आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बड़ी ज़रूरी है। वो आपसे पूछ सकते हैं किसी भी सेल के हवाले से कि फ़लाँ सेल की सेल वॉल है तो उसकी कंपोजिशन क्या होगी। ठीक है, सो इस हवाले से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड हेडिंग आपको पता है कि वो बनेगी प्रोटोप्लास्ट की। अब हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल, अच्छा एक चीज़ हमें पता भी है लेकिन आपने स्पेसिफाई भी कर देनी है, अकरेंस और कंपोजिशन की हेडिंग में आप लास्ट पॉइंट ये भी ऐड कर दीजिएगा कि एनिमल सेल्स जो होती हैं उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ताकि एक चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारी थर्ड हेडिंग बनती है प्रोटोप्लास्ट की। तो हम कहते हैं वर्ड प्रोटो का मतलब होता है द वेरी फर्स्ट, ठीक है, और प्लास्ट का मतलब है लेयर। तो अब ये आप कब बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ना एक प्लांट सेल है, ठीक है, और प्लांट सेल के अंदर ये प्लाज्म ब्रेन हो गई, ये इसका जो है वो न्यूक्लियस हो गया, ये सारा साइटोप्लाज्म हो गया, और बाहर की तरफ हमने कहा है कि ये जी हमारे पास है सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम, सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम यानी डिग्रेड का मतलब है ब्रेक डाउन करने वाला, कि जो सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम है जब वो सेल वॉल की इस तरह से ब्रेक डाउन कर देंगे, वो छोटे छोटे जो है ना पैचेस में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, सेल वॉल जो है वो डैमेज हो जाएगी। तो ये सारी की सारी जो सेल वॉल होती है ना, ये डैमेज हो जाती है, जिसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो लेयर है ना वो
कौन सी बनती है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल लेयर यही बनती है जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे थे। सो प्रोटोप्लास्ट होती क्या चीज़, हम कहते हैं कि जब सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाता है यूजिंग सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स, तो जो रिमेनिंग कंपोनेंट हो गए सेल के उसको नाम दिया जाता है प्रोटोप्लास्ट का। लेकिन आपको पता है कि वर्ड प्लास्ट का मतलब है लेयर, सो स्पेसिफिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फिर कि जब प्लाज्मा में जब सेल वॉल रिमूव हो जाएगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रोटोप्लास्ट होगी। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स जब इसकी ब्रेकडाउन कर देंगे सेल वॉल की, तो जो रिमेनिंग कंपोनेंट है उसको आप प्रोटोप्लास्ट कह रहे हैं। अब प्लास्ट का मतलब है लेयर, सो हमने बात की है कि द वेरी फर्स्ट लेयर आफ्टर सेल वॉल वो कौन सी लेयर होती है, वो हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो अगर एमसीक्यू आ जाए कि प्रोटोप्लास्ट कौन सी लेयर है और नीचे डिफरेंट ऑर्गेनेलिस के नाम हो, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, फलां फलां, तो आपने टिक करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो कि एज अ प्रोटोप्लास्ट यूटिलाइज होती है। एक और चीज़ आपने ख्याल रखनी है, एक तो वर्ड हो गया प्रोटोप्लास्ट का, ठीक है। एक वर्ड बेटा होता है जिसको आप बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म भी एक वर्ड है, यानी जब आप सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की बात करेंगे तो फिर आप वर्ड क्या यूज़ करेंगे, प्लाज्म। प्लाज्म का मतलब है फ्लूइड। तो दो टर्म्स हमने यहाँ पे देखी, प्रोटोप्लास्ट मीन कि जब सेल वॉल रिमूव हो जाएगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही आप नाम दे रहे हैं प्रोटोप्लास्ट का, वही प्रोटोप्लास्ट होती है। और जब आप सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कंसिडर करते हैं तो फिर ये चीज़ आती है प्रोटोप्लाज्म। तो ये आपके यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, दोनों आपने ऐड भी करने और साथ ही एमसीक्यूज़ के हवाले से भी बड़ा ज़रूरी है। फिर थर्ड हेडिंग हमारे पास आती है जी जो है ना डाई एटम्स सेल वॉल, तो ये आपको येलो बॉक्स में यहाँ पे मिल जाएगा। ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं पूरे सीक्वेंस के अंदर क्योंकि जब अगर आपको टॉपिक आता है राइट अ नोट ऑन सेल वॉल तो फिर आपको इसी सीक्वेंस में रखना पड़ेगा, डेफिनेशन, अकरेंस, कंपोजिशन, और फिर उसके बाद आप आएंगे जी प्रोटोप्लास्ट के ऊपर, फिर उसके बाद आप डायटम सेल वॉल और प्लांट सेल वॉल की तरफ आ जाएंगे। सो वहाँ पर आपको ये चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। डायटम्स क्या चीज़ होते हैं, बेसिकली ये मैरीन एल्जी के एग्जांपल हैं। मैरीन मतलब कहते हैं जो रहती है ओशन के अंदर या सी के अंदर, दरिया समुद्र वगैरह के अंदर जो रहते हैं। सो मेरीन एल्गी की एग्जांपल में आता है डायटम्स, और इनकी सेल वॉल सिंथेसाइज होती है साइलेसिक एसिड से। बेसिकली ये एसिड एक पोलिमराइज्ड फॉर्म होती है, ये सेल के अंदर ही बनती है। इसके यूनिट्स जो होते हैं ना, इस तरह से साइलेसिक एसिड के छोटे छोटे यूनिट सेल के अंदर ही बन जाते हैं और फिर बाहर इनको प्रमोट किया जाता है ताकि इस तरह से ये यूनिट एक दूसरे के साथ अलाइन हों और बाकायदा से एक लेयर बना लें जिसको फिर नाम दिया जाता है कि ये लेयर है सेल वॉल इन केस ऑफ डायटम्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो वर्ड एक्सट्रूड है ना, एक्सट्रूड का मतलब यही होता है कि चीज़ अंदर से बाहर की तरफ गई है। सो बेसिकली यहाँ पर जो सिलिका सेल वॉल है इसकी एनर्जी भी कम रिक्वायर्ड होती है, ये जल्दी बन जाती है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि डायटम्स के अंदर सेल वॉल जल्दी बनने की वजह से इसका ग्रोथ रेट हाई होता है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। नेक्स्ट फिर हमारे पास आती है जी मेन एग्जाम्पल जिसको हम प्लांट सेल वॉल का नाम देते हैं, ठीक है। सो प्लांट सेल वॉल का पार्ट आपका यहाँ से शुरू होगा। प्लांट सेल वॉल में हम कहते हैं कि जैसे हमने ऑलरेडी कहा है कि प्लांट्स क्या हैं, ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिनके अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है वो सेल वॉल होती है जो सराउंड करती है इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। सो इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर की हेडिंग आप डालेंगे और फिर आप लिखेंगे दैट प्राइम सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ, प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ मेनली 3 लेयर्स जिसको आप कहते हैं प्राइमरी लेयर, ठीक है, मिडल लैमेला, और फिर उसके बाद आप कहते हैं सेकेंडरी लेयर। तो ये तीनों लेयर्स जो हैं ये प्लांट सेल वॉल के अंदर हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बेटा आपने याद रखनी है कि एक यंग और जो ग्रोइंग सेल होता है उसके अंदर प्राइमरी वॉल भी प्रेजेंट होगी, उसके अंदर मिडल लैमेला भी प्रेजेंट होता है। तो ये तकरीबन जितने भी सेल्स हैं प्लांट्स के, चाहे वो ग्रासेस हैं, चाहे वो आपकी कॉर्ड्स हैं, चाहे हम कहते हैं कि वो जितने भी हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, या कोई भी स्ट्रक्चर है सेल का, तो उसके अंदर जो है ना प्राइमरी सेल वॉल लाजमी मौजूद होगी, ठीक है। लेकिन आफ्टर मैचुरेशन कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लांट्स होंगे जिन्होंने बार्क फॉर्मेशन करने, यानी जो दरख्त बनेंगे, जो सेकेंडरी ग्रो शो करेंगे, सिर्फ उनके अंदर ही सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। अदरवाइज बाकी तमाम सेल्स में सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैमेला और प्लाज्माडेस्माटा होंगे और सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगी। ये मैं बात कर रही हूँ तमाम प्लांट्स की जो कि आते हैं हर्ब्स के अंदर, श्रब्स के अंदर, आपकी क्रॉप्स यानी ये फसलें वगैरह आ जाती हैं, ग्रासेस आ जाती हैं, लोअर प्लांट्स आ जाते हैं सारे, यानी जिनके अंदर आपको वुड नज़र नहीं आती, तो उनके अंदर ये प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैमेला और प्लाज्माडेस्माटा होगा। बट सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है
वो सिर्फ और सिर्फ मैचुरेशन की बात सिर्फ उन्हीं वैरायटीज़ में होगी जो कि बार्क फॉर्मेशन करते हैं या ट्री की फॉर्म में डेवलप होते हैं फर्दर। तो ये बात आपने क्लियर कर देनी है। फिर आपने पॉइंट नंबर 1 एक्सप्लेन करना है, प्राइमरी सेल वॉल। सो प्राइमरी सेल वॉल इज़ बिट्स, हम कहते हैं कि एक्चुअल सेल वॉल है। इसकी कंपोजिशन है कि ये पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। मेन कंपोजिशन है इसकी सेलुलोज, फिर उसके अलावा एडिशनल इसमें हेमीसेलुलोज और पैक्टिन भी मौजूद होते हैं। सो आपने याद रखना है कि मेन कंपोजिशन क्या है, सेलुलोज होती है प्राइमरी सेल की, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल की, लेकिन एडिशनली हेमीसेलुलोज भी मौजूद होती है। जैसे अगर आप ये सामने देखें तो क्या है कि यहाँ पर जो है ये सेलुलोज की ये सिलेंडर्स आपको नज़र आ रहे हैं कि मेन कंपोजिशन यही है, लेकिन आप देखें तो पैक्टिन भी मौजूद है और इसके अलावा जो है ना यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग के लिए साथ में हेमीसेलुलोज भी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकेन। तो ये प्राइमरी सेल वॉल है जो कि ये सारी की सारी मौजूद है प्राइमरी सेल वॉल, जिसमें आपको ये तीनों कंपोजिशंस नज़र आ रही हैं। फिर हम कहते हैं कि ये माइक्रोफिब्रिल की फॉर्म में होती है। यही माइक्रोफिब्रिल है जो रॉड की तरह का स्ट्रक्चर है। सेलुलोज की मॉलिक्यूल बेसिकली इस तरह से अरेंज हो जाती हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे एक रॉड की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल का नाम देते हैं। फिर उसके बाद हम ये बात करते हैं कि जितने भी सेलुलोज हैं ये बेसिकली एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ एसोसिएटेड होंगे, कनेक्टेड होंगे। डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स भी प्राइमरी वॉल के अंदर मौजूद होती हैं ताकि उसको फर्दर स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कर सकें। सो ये प्राइमरी सेल वॉल है और प्राइमरी सेल वॉल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, कवरिंग प्रोवाइड करती है। सो प्राइमरी सेल वॉल में 3 चीज़ें आपने ऐड करनी है। स्ट्रक्चर, ये क्या स्ट्रक्चर है इसका और कंपोजिशन क्या है, और फिर उसके बाद फंक्शन क्या है। स्ट्रक्चर क्या आता है कि जी एक्चुअल वॉल है, कंपोज्ड होती है। कंपोजिशन में हम कहते हैं कि इसमें सेलुलोज है मेन कंपोजिशन, फिर एडिशनली हमें सेलुलोज और पैक्टिन भी मौजूद होती है। सेलुलोज इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोफिब्रिल है दैट आर अरेंज्ड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और मल्टीपल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं। और फंक्शन क्या होता है कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एक न्यू हर्बेशियस सेल की, प्लांट सेल की, और वहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है क्योंकि ये कवरिंग है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मिडल लैमेला, ठीक है। सो मिडल लैमेला दरमियान की हम बात करते हैं। सेंटर, मिडल मीन सेंटर, लैमेला का मतलब होता है लेयर, ठीक है। सो मिडल लैमेला सेंट्रल लेयर हो जाती है। हम कहते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज अ जिलेटिनस लेयर, यानी जेली लाइक होती है। जिलेटिनस लेयर दैट सेपरेट एंड होल्ड्स द प्राइमरी वॉल्स ऑफ नेबरिंग सेल्स। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा जूम इन करूँ आपको समझाने के लिए, तो ये यहाँ पर इन्होंने मिडल लैमेला जो है वो बनाया हुआ है, साथ में प्राइमरी वॉल भी है। कि ये आपको जो चीज़ एक नज़र आ रही है ना कि ये हमारे पास क्या थी कि ये है बाहर, ये जो ब्राउनिश नज़र आ रहा है आपको, ये मिडल लैमेला है। उसके अंदर जो है ना ये प्राइमरी वॉल है, और फिर उसके अंदर जो है ये सेंटर में जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्होंने शो की है क्योंकि ये एक यंग प्लांट सेल है, ठीक है। सो इसको हम कह रहे हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है। तो इनके बाहर इस तरह की एक कवरिंग होगी जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं, मिडल लैमेला का, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे देख लें तो मिडल बनता है, यहाँ पे देख लें मिडल बनता है, यहाँ पे देख लें मिडल बनता है, यहाँ पे देख लें मिडल बनता है, सेंटर को देख लें इस जगह को तो भी मिडल बनता है। इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि ये मिडल में प्रेजेंट है, सो इट इज़ नोन एज मिडल लैमेला। फिर उसके बाद हम एक और बात भी करते हैं कि मिडल लैमेला जिलेटिनस लेयर हो गई जिसने सेल को सेपरेट भी करना है, एंड इट आल्सो होल्ड द सेल्स टुगेदर। फिर एक और चीज़ हमारे पास आती है कि अगर आप इसकी जो है ना लेयर की बात करते हैं, सो लेयर क्या चीज़ होगी कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट लेयर है, तो ये लेयर जो होती है ना ये फिर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किस तरह से, ये फर्स्ट लेयर होगी जो बन रही है सेल के अंदर आफ्टर साइटोकाइनेसिस, और फिर उसके बाद इसके अंदर प्राइमरी सेल वॉल की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम भी आती हैं, पैक्टेट सॉल्ट्स आती हैं। अच्छा, एक चीज़ बेटा मैं आपको बता दूं कि मिडल लैमेला की मेन कंपोजिशन होती है पैक्टिन, ठीक है। ये मेन कंपोजिशन आपने लाजमी याद रखनी है क्योंकि फिर एडिशनल तो कोई ना कोई चीज़ साथ होती है। मेन कंपोजिशन है पैक्टिन, लेकिन इसके साथ एडिशनली हम कहते हैं कि मैग्नीशियम और जो है ना कैल्शियम आयंस भी मौजूद होते हैं जो कि पैक्टिक एसिड के साथ मिलकर जो है ना पैक्टेट सॉल्ट्स बनाते हैं। सोडियम पैक्टेट, सॉरी मैग्नीशियम पैक्टेट एंड कैल्शियम पैक्टेट, यानी पैक्टिक एसिड जब इनके साथ मिलेगा तो मैग्नीशियम पैक्टेट और कैल्शियम पैक्टेट बनाएगा। So main composition is about pectin but also contain pectic acid, magnesium and calcium, और ये मिलकर सॉल्ट बनाते हैं कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए। और फंक्शन क्या हो गया मिडल लैमेला का कि ये सेल को जो है ना कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, सेलुलर कम्युनिकेशन बड़ी ज़रूरी है इसके लिए।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इन सम प्लांट सेल्स, आप स्पेसिफाई कर दीजिएगा कि इन सम प्लांट सेल्स दैट हैव टू अंडरगो बार्क फॉर्मेशन एंड शो सेकेंडरी ग्रोथ। तो वहाँ पे आफ्टर हम कहते हैं मैचुरेशन, जब सेकेंडरी ग्रोथ वो शो कर रहे हैं तो सेकेंडरी वॉल की डेवलपमेंट होती है बिटवीन द प्रोटोप्लास्ट एंड प्राइमरी वॉल। ठीक है, अब प्रोटोप्लास्ट क्या क्या मतलब है, यानी वो कह रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के दरमियान में एक लेयर होगी जिसको आप सेकेंडरी वॉल का नाम देते हैं। ठीक है, यानी अगर ये हमारे पास क्या है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, प्राइमरी वॉल है। तो उसने क्या कहा है कि सेकेंडरी वॉल कब बनती है, इन दोनों के दरमियान में बनती है, यानी यहाँ पर जो है ये सेकेंडरी वॉल बनेगी। इसी तरह अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्राइमरी वॉल है, तो यहाँ पर जो है वो सेकेंडरी वॉल बनेगी। यानी सीक्वेंस क्या रहेगा कि बाहर से अंदर की तरफ आप आएंगे तो पहले आपको जो है वो प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी, फिर उसके बाद आपको जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल मिलेगी, फिर उसके बाद आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी और फिर साइटोप्लाज्म स्टार्ट होगा और इसके बाहर मिडल लैमेला होगा। तो ये जो है ना एक सीक्वेंस रहेगा। तो हम कहते हैं कि इसकी जो मेन कंपोजिशन है वो लिग्निन ही है। लिग्निन भी एक पॉलीसेकेराइड होता है, हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा सेलुलोज और हेमी सेलुलोज होता है। इसके अलावा बेटा इसकी कंपोजिशन में और भी चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो है वो स्यूब्रिन मौजूद होती है। इसके अलावा जो है ना इसमें कैल्शियम आइंस मौजूद होती हैं। इसके अलावा हम कहते हैं मतलब मल्टीपल टाइप के आइंस होते हैं, तो हम एज अ होल कह देते हैं कि इनमें आइंस प्रेजेंट हैं। तो नंबर वन हम बात करते हैं इसके लिए जो आपको एक की याद करनी पड़ेगी कंपोजिशन के हवाले से, वो मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ विल्क, SW और LICC स्विल किसको पढ़ेंगे। अगेन मैं आपके लिए इसको नोट डाउन कर देती हूँ कि इसमें जो कंपोजिशन क्या है, SWLICC यानी सिलिका, वैक्सेस, लिग्निन, इनऑर्गेनिक आइंस, सेलुलोज। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसमें आ जाती है क्यूटिन, ये जिसको हम स्यूब्रिन कह रहे थे, और हेमीसेलुलोज। तो ये सिविल की इसकी कंपोजिशन में आती है सेकेंडरी वॉल के लिए। तो ये MCQ के हवाले से कंपोजिशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। और फंक्शन ऑफ सेकेंडरी वॉल की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ सेकेंडरी वॉल है जी कि ये रिजिड होती है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, तभी तो वो बार्क जब बनती है तो दरख्त मजबूत हो जाता है और ज़्यादा। फिर उसके बाद हम एक अपने पॉइंट की तरफ आते हैं कि स्ट्रक्चर में लास्ट पॉइंट हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा। वर्ड प्लाज्मो का मतलब होता है, आपको पता है प्लाज्म ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, डेस्मा का मतलब होता है पोर, यानी माइक्रोस्कोपिक पोर की हम बात करें। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, दीज आर स्मॉल चैनल और पोर दैट डायरेक्टली कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स टू ईच अदर। इसकी डेफिनेशन हो गई है। अब ये ख्याल रखना है कि जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है ये प्राइमरी वॉल और मिडल लैमेला में तो पहले से ही आ रहा है, लेकिन जब सेकेंडरी वॉल बनेगी तो उसमें भी ये सुराख होगा ताकि ये मटेरियल को एक सेल से दूसरी सेल अलाउ कर सके, और इसी वजह से ये सेल कम्युनिकेशन में बड़ा ज़रूरी होता है। मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखा देती हूँ कि ये आपको जो एक चीज़ नज़र आ रही है ना, दिस इज़ नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। ये आप देख सकते हैं कि सेल जो है यहाँ से भी आपको एक होल नज़र आ रहा है, ये भी आपको होल नज़र आ रहा है, ये भी होल नज़र आ रहा है। तो ये होल रखने का क्या मकसद है कि मटेरियल यहाँ यहाँ इधर जो है ना, या इधर जो है इधर इस तरफ मूवमेंट कर सके। सो प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये इस तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सेल के दरमियान में ना ये मौजूद होता है ताकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। ये थोड़ा सा येलो बॉक्स के हवाले से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मर्ज़ी है अगर आप पढ़ना चाहें तो आप ना भी पढ़ें तो खैर है, कोई मसला नहीं है इसमें। तो ऐसा जिसमें कोई ख़ास मटेरियल नहीं है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये बनता कब है, यानी इसकी फॉर्मेशन क्या है। तो प्लाज्मोडेस्माटा हो गया, उसका हमने फंक्शन देख लिया, फिर उसके बाद हम उसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा बनता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन व्हेन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ पेरेंट सेल गेट ट्रैप्ड इन द सेल वॉल, यानी ये उसकी मदद से बन रहा होता है, एक सुराख की तरह का, एक होल की तरह का स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, फिर लास्ट हेडिंग हमारे पास इस टॉपिक की रहेगी फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो नंबर वन हम बात कर लेते हैं, सेल वॉल जो है ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को ताकि उसको स्ट्रक्चरल मैकेनिकल सपोर्ट मिले। नंबर टू जो उसकी शेप को मेंटेन करता है। नंबर थ्री जो उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है सेल ग्रोथ के लिए। और अल्टीमेटली आर्किटेक्चर यानी जो बनावट होती है, जो टेक्सचर है, आर्किटेक्चर ऑफ प्लांट सेल, उसके हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सेल वॉल प्रिवेंट करती है एक्सपेंशन व्हेन वाटर एंटर द सेल, यानी पानी जब बहुत ज़्यादा वैक्यूल के अंदर भर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वैक्यूल जो है ना वो बर्स्ट कर सकती है या प्लांट का सेल डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये तब की बात है जब बाहर से कोई हार्ड कवरिंग नहीं होगी। अब क्योंकि प्लांट सेल में बाहर से हार्ड कवरिंग होती है सेल वॉल की, तो ये इस एक्सपेंशन यानी पानी के फैलाव को जो है ना रोकते हैं। तो ये
लिमिट में जो है ना एक ख़ास किस्म की शेप मेंटेन रहती है। और प्लांट सेल वॉल पैथोजन के अगेंस्ट भी प्रिवेंट करती है, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को भी प्रिवेंट करती है। कैसे? क्योंकि रिजिड है, हार्ड स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई रिसेप्टर मौजूद नहीं है, तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी या टेम्परेचर भी कुछ नहीं कर सकता। पैथोजन वायरस बैक्टीरिया अटैच तो हो ही नहीं सकते क्योंकि किसी किस्म का कोई रिसेप्टर नहीं है, हार्ड सा रफ सा स्ट्रक्चर है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनकी अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए। और दूसरी चीज़, इट ऑल्सो एक्ट एज स्टोर हाउस फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर आप कंपोजिशन देखें तो हमने कहा कि प्राइमरी वॉल के अंदर सेलुलोज मेन कंपोजिशन है, बट पेक्टिन और हेमिसेलुलोज भी है। और मिडिल लैमेला में पेक्टिन मेन कंपोजिशन है, लेकिन पैक्टिक एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम आइंस भी हैं। इसी तरह सेकेंडरी वॉल के अंदर तो बहुत सारे पॉलीसेकेराइड हैं, जैसे लिग्निन है, हेमिसेलुलोज है, सेलुलोज है, पेक्टिन है, तो सिलिका है, स्यूब्रिन है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मौजूद होती हैं। अब क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल में आती हैं, जैसे सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और क्यूटिन है और लिग्निन है, तो ये पॉलीसेकेराइड्स हैं जो कि टाइप हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, इसलिए हम कहते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए स्टोर हाउस के तौर पे भी काम करती है। सो दैट वाज अबाउट टुडेज लेक्चर ऑफ अबाउट सेल वॉल। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास सेम जो है ना इस टॉपिक में आपने हेडिंग्स वगैरह को रखना है। डायग्राम आपने ये वाली प्रैक्टिस करनी है, वो जो मैंने पीछे हेडिंग में डायग्राम लिखा हुआ था, तो आपने सेम इसी बुक के सीक्वेंस को फॉलो करते हो। पहले डेफिनेशन ऐड कर लेनी है जो आपको बताई है, फिर अकरेंस कंपोजिशन बता देनी है, फिर प्रोटोप्लास्ट क्लियर कर देना है, फिर उसके बाद आपने डायटम सेल वॉल बताना है, फिर उसके बाद आपने प्लांट सेल वॉल की डिटेल में चले जाना है, जहाँ पे आपने ये स्पेसिफाई कर देना है प्लांट सेल वॉल की हेडिंग के अंदर कि प्राइमरी वॉल, मिडल, लैमेला, प्लाज्मोडेस्माटा सब में होंगे, लेकिन सेकेंडरी वॉल सिर्फ उनके अंदर होगी जो बार्क या ट्री जो फॉर्मेशन होती है, जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो तब वहाँ पे ये चीज़ मौजूद होती है। फिर आप इसकी डिटेल में आएंगे, प्राइमरी वॉल, मिडल, लैमेला, सेकेंडरी वॉल, प्लाज्मोडेस्माटा वगैरह, इसकी फॉर्मेशन, और फिर उसके बाद फंक्शन ऑफ सेल वॉल के हवाले से बात करेंगे आप, ठीक है। और अगेन मैं आपको एक चीज़ रिमाइंडर दे दूं कि यहाँ से दो तरह के लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, तो फिर तो आपने सारा ही ऐसे लिखना है हेडिंग्स में। और अगर आता है प्लांट सेल वॉल, तो फिर आपने बस डायटम्स वाला पॉइंट नहीं लिखना इसमें, और आपने इसके अंदर जो है ना अक्रेंस कंपोजिशन नहीं लिखनी, बल्कि आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद आप प्रोटोप्लास्ट का लिखेंगे, फिर उसके बाद आप प्लांट सेल वॉल की डिटेल में लिखेंगे, और नीचे आप ऐड कर देंगे फंक्शन ऑफ प्लांट सेल वॉल एज इट इज़। तो आपका जो 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ से सुपर्ब तरीके से अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर आप इसमें डायग्राम अच्छी बना लेते हो, किसी किस्म के पॉइंट की कोई भी मिस प्रिंटिंग नहीं करते, यानी कुछ ऐसा जो आप छोड़े नहीं, अच्छा लिख लें, तो फिर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये था आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह ताला हमने जो पहला ऑर्गेनेली कंप्लीट किया आज सेल वॉल, नेक्स्ट आपको नज़र आ रहे हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर ऑनवर्ड चलेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। टिल देन विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक। स्टे ट्यून टू द चैनल ऑफ बायोकीट। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको रिगार्डिंग सरगोदा बोर्ड एज वेल एज सरगोदा बोर्ड और फेडरल बोर्ड भी आपको दोनों तरह के लेक्चर्स यहाँ से मिल जाएंगे। सो स्टे ट्यून, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।